You are most welcome in online classes. Today I am teaching about the present continuous या progressive tense. Yesterday I taught about the present simple या indefinite tense. तो present continuous tense में जिसको हम progressive भी कह सकते हैं, इसमें वर्ब लगातार कार्य करते रहने का भाव प्रकट करती है। सामान्य अर्थों में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझें तो इसमें यह कह सकते हैं कि भूतकाल में कोई कार्य प्रारंभ हुआ और जिससे हम बातचीत कर रहे हैं उस समय भी ये कार्य जारी रहता है और भविष्य में भी ये जारी रह सकता है। ये पता नहीं होता है कि भविष्य में भी ये कार्य कब समाप्त होगा और भूतकाल में ये कार्य कब प्रारंभ हुआ और वर्तमान में भी ये कार्य जारी रहता है। इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। सामान्य सी जानकारी ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब काम आती है, मुख्यतः इज, एम, आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इसमें प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें ये जानना जरूरी है कि तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है इनका प्रयोग किन किन कर्ताओं के साथ में कैसे होता है। सबसे पहले इज का जो प्रयोग होता है वह है ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ में होता है इज का प्रयोग, और एम का प्रयोग आई के साथ होता है, और बाकी जो आर है वह है वी, यू, दे या प्लुरल नाउन के साथ में आर का प्रयोग होता है। अब मेन वर्ब है, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म इसको हम कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग इसमें होता है। सामान्य सी जानकारी हमने पूर्व की कक्षाओं में भी, कक्षा 6 से लेकर के हम लोगों ने आईएनजी का प्रयोग को सीखा है, लेकिन मैं पुनरावृत्ति कर देता हूं कि आईएनजी का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। इसके भी सामान्य से नियम हैं। यदि हमको कोई सेंटेंस अपन को अपने पेपर में मिला और वहाँ आईएनजी लगाने का या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को उसमें हमको भरना होता है, तो यदि आईएनजी लगाने का भी सामान्य सा नियम याद नहीं है और यदि हम गलत तरीके से इसका उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो वह अपना सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमको नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो सामान्य से 4-5 नियम हैं, इनको भी हमें जान लेना आवश्यक है। जैसे ये है कि जिन वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट होता हो, कॉन्सोनेंट को मीन्स व्यंजन, तो वर्ब के अंत में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे ड्रिंक, अब लास्ट में इसमें के है तो कॉन्सोनेंट है। सिंग, जी है, कॉन्सोनेंट है। ब्रिंग, तो जब वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट होता हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय लास्ट में आईएनजी को लगा देते हैं। किसी प्रकार का कोई अक्षर में, कोई लेटर में कोई अदला बदली नहीं होती है। दूसरा, जिन वर्ब के अंत में ई होता हो, क्या होता हो, ई, तो ई को हटा करके हमें आईएनजी लगानी पड़ती है। जैसे टेक, राइट, मेक, इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं जिन क्रियाओं के अंत में ई होता हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटाना पड़ता है और आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और इसके पहले एक वोवेल, ये वोवेल मीन्स स्वर का प्रयोग होता हो, केवल एक स्वर का प्रयोग होता हो, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं। जिस प्रकार से पुट, अब यहां पर लास्ट में कॉन्सोनेंट है टी और इससे पहले एक ही वोवेल आया है, स्वर आया है, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। पुटिंग हो गया, कट है, कटिंग हो गया। और इसमें यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले यदि 2 स्वर आ जाएं, 2 वोवेल आ जाए, तो फिर आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे। यह ध्यान रखने वाली बात है। जैसे स्लीप, बीट, तो इसमें अंतिम अक्षर
कॉन्सोनेंट है, लेकिन इससे पहले डबल वोवेल आया है। इसमें देखिए अंत में कॉन्सोनेंट है और इससे पूर्व में ई और ए ये वोवेल आया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे, सिंगल ही रखेंगे। तो स्लीपिंग और बीटिंग। नेक्स्ट, यदि वर्ब के अंत में आई ई आया हुआ हो तो क्या करेंगे, आईएनजी लगाते समय आई ई को हटा देंगे और उसके स्थान पर वाई लिखेंगे और वाई के बाद आईएनजी लगाएंगे। डाइंग और टाइम। ये सामान्य सा नियम है कि किस प्रकार से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्रिया का सही रूप जो भरना है कि उसमें क्या पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कोई ना कोई पहचान अवश्य हमारे पेपर में दी हुई होगी। उसको पहचान को देख करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव की वर्ब भर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ पहचानें दी हुई है। इन पहचानों के आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रिया भरी जाएगी। जैसे एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ, इन दिस डेज, नाउ ए डेज, टुडे। ये मुख्यतः यही पहचान हमारे 10th स्टैंडर्ड तक आती रहती है। इस टेंस के लिए जैसे आई कोष्टक में दी हुई क्रिया है लिसन, न्यूज नाउ, अब मैं समाचार सुन रहा हूं। तो नाउ इसमें पहचान आई, तो ये पहचान आने की वजह से इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रिया भरी जाएगी। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, एम, और लिसन का क्या हो जाएगा, लिसनिंग। इसी तरीके से वी प्रिपेयर बोर्ड क्लास एग्जामिनेशन, हम इस समय बोर्ड कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां आ जाएगा वी के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का और प्रिपेयरिंग। ये लास्ट में देखो ई आया है क्रिया के अंत में, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं, तो वी आर प्रिपेयरिंग। ये सामान्य सा नियम है। दूसरा, कोई वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ हुआ हो और उसके जस्ट बाद में दूसरा भी कोई सेंटेंस जारी हुआ हो, तो उसके भाव के आधार पर हम प्रेजेंट टेंस की ही क्रिया भरेंगे। जैसे इधर रखा है लुक, देखिए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस से शुरू हुआ, देखिए राम रन बिहाइंड द बस, देखो राम बस के पीछे भाग रहा है। अभी क्रिया इसमें कंटिन्यूअस की, इसमें क्या आएगा, राम इज रनिंग। ही वांट टू कैच इट, वह उसे पकड़ना चाहता है। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल क्या जाएगी, वांट्स, क्योंकि यहां वांट्स क्यों आया, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है। ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ में प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कुछ सामान्य सी जानकारी। नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम सामान्यतः ये समझें कि कोई कार्य हाल ही में पूरा हुआ हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कितने समय पहले पूरा हुआ है, लेकिन जो कार्य हाल ही में थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है, ऐसे सेंटेंसेज को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव और हैज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जिसको हम ये बोल सकते हैं पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हुई, हैव और हैज, केवल दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हैव का प्रयोग कहां होता है और हैज का प्रयोग कहां होता है। यदि किसी सेंटेंस में या किसी टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तब तो वह सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में एक का प्रयोग होगा। जब किसी टेंस में दो दो या तीन तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, तो फिर उसमें इंग्लिश ग्रामेटिक हिसाब से निर्धारित है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से कर्ता के साथ में प्रयोग में
ली जाती है। अब इसमें बताया गया है कि हैव, अब हैव का प्रयोग होता है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ में हैव का प्रयोग होता है, और हैज का प्रयोग ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन या किसी का नाम हो एक वचन संज्ञा, उसके साथ में हैज का प्रयोग होता है। इसमें भी कोई ना कोई पहचान अवश्य दी हुई होगी। यदि पेपर में हमको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में भी जानना या बताना चाहता है कि स्टूडेंट जानता है कि नहीं, तो उसमें कोई ना कोई ये पहचान अवश्य दी हुई, जैसे जस्ट है, ऑलरेडी है, यट है, रिसेंटली है, सो फॉर है और अप टू नाउ, मुख्यतः यही आती रहती है। तो ये पहचान यदि वाक्य में है तो वाक्य को पढ़ करके देखें कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। तो कोष्टक में दी हुई क्रिया है उसको खाली जगह में हम सही करके यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना करके उसमें लिख देंगे। तो ये जो जस्ट, ऑलरेडी, यट, रिसेंटली, सो फार जो एडवर्ब हैं, इनका प्रयोग कहां होता है वाक्य में? इनका प्रयोग होता है हैव, हैज और मैन वर्ब के बीच में ज्यादातर। उदाहरण के लिए हरी ऑलरेडी रीच स्कूल। हरी ऑलरेडी रीच स्कूल। अब ये ऑलरेडी एडवर्ब है, ये पहचान हमको मिल गई। ये पहचान से हम तुरंत ही महसूस करेंगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस भरना है। अब देख लीजिए कि अपने प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है जो कहां का किस तरह से भरना है। देखो ये ऑलरेडी ये एडवर्ब दे रखा है, तो इसके पहले भी हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके बाद में यहां पर मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म आएगी। तो हरी सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा? कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? देखिए नियम जो लिखा रखा है, तो इसमें दे रखा है ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ में हैज का प्रयोग होगा। तो यहां हो जाएगा हैज, और यहां पर रीच का क्या हो जाएगा? रीच्ड। इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं इनका प्रयोग करते हुए। तो सामान्यतः हम ये समझें कि जस्ट, ऑलरेडी, यट, रिसेंटली, सो फार और अप टू नाउ मैक्सिमम यही आते रहते हैं, और इन्हीं के आने पर हमको क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट की भरनी है। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मुख्यतः 3 बिंदु होते हैं समझने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस स्थिति में लिखा जाता है, तो इसमें 3 बिंदु हैं। एक तो है कि वह भूतकाल में प्रारंभ हुआ, दूसरा बिंदु है कि वह वर्तमान काल में चल रहा है, और चौथा वही क्रिया कदाचित भविष्य में भी जारी रह सकती है। इस प्रकार के वर्ब्स हैं, इस प्रकार के जो कार्य हैं वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब काम आती है, हैव बीन और हैज बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि चौथी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तथा इसके साथ में फॉर, सिंस या ऑल का भी प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? क्योंकि दोनों वाक्यों की पहचान हिंदी के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे आते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? हम कैसे मालूम पड़ेगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उदाहरण है और यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है? जैसे मैं भी लिख देता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और दूसरा वाक्य मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब दोनों सेंटेंसों में पहचान देखो, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, इसमें भी रहा है, रही है, रहे, लेकिन डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है?
ऊपर के वाक्य में समय नहीं दिया हुआ है और नीचे के वाक्य में समय दिया हुआ है। अतः जिसमें समय नहीं दिया हुआ है वह तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, और जिसमें समय दिया हुआ है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सामान्य सी पहचान है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, अब इसमें फॉर सिंस का जो प्रयोग हुआ है ये एसेंशियल है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे कोई सा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें फॉर सिंस या ऑल तीनों में से किसी एक का प्रयोग अवश्य होता है, और उसके बाद में समय भी जरूर दिया हुआ होता है। अब फॉर सिंस का प्रयोग जो दिया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? फॉर का प्रयोग कब करते हैं, सिंस का प्रयोग कब करते हैं? अब फॉर का प्रयोग है जो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय की अवधि के पहले फॉर का प्रयोग होता है। समय की अवधि कैसे? जैसे मिनटों की संख्या, घंटों की संख्या, दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, सप्ताहों की संख्या की और वर्षों की संख्या के पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं। और जैसे सिंस का प्रयोग है, तो सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के पहले। निश्चित समय कैसे जाने भाई ये निश्चित समय? तो बजे, वार, तारीख और सन, इनके पहले हम सिंस को प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी फरवरी, सिंस 2019 और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इनके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो बोर्ड क्लासेज में प्रश्न पूछा जाता है 8वीं में 10वीं में, तो इस तरह के वाक्य आते हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, केवल एक सेंटेंस, और उसमें फॉर सिंस ऑल और उसके बाद में टाइम अवश्य दिया हुआ होगा और वाक्य समाप्त हो गया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेजों में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्रिया भरेंगे। और दूसरा नियम क्या है कि 2 वाक्य दिए हुए होंगे, तो प्रथम वाक्य में तो फॉर सिंस ऑल प्लस टाइम दिया होगा, और उसके पैरेलल जो दूसरा सेंटेंस जारी होगा उसमें भी प्रेजेंट टेंस की क्रिया हमको भरी मिलेगी। तो निश्चित रूप से दूसरे वाक्य में यदि प्रेजेंट टेंस, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, निश्चित रूप से प्रेजेंट का ही सेंटेंस मिलेगा। तो इधर जो फॉर सिंस ऑल प्लस टाइम वाला जो सेंटेंस है उसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भरना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए लिखता हूं, सीमा write a novel for 10 days। सीमा 10 दिनों से उपन्यास लिख रही है, बट she has not completed it yet। ये आया। तो इस सेंटेंस को देखिए, सीमा कोष्टक में जो क्रिया भरवाना चाहता है वह राइट लिख रखिए, हमेशा फर्स्ट फॉर्म भी कोष्टक में दी हुई होती है। ए नॉवेल फॉर 10 days। अब यहां तक तो हमारा ये एक सेंटेंस है, एंड नेक्स्ट इसके पैरेलल जो अगला सेंटेंस है, बट शी हैज नॉट कंप्लीटेड इट येट, लेकिन उसने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। तो हमें यह भी देखना है कि दूसरा जो वाक्य उसके साथ चल रहा है वह कौन से टेंस का है। तो ये कौन से टेंस का हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट का। देखो येट का प्रयोग वाक्य के अंत में ही होता है ज्यादातर,
तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो निश्चित रूप से जो दूसरा भाग जिसमें भरवाना चाहता है उसमें फॉर सी साल प्लस ये टाइम दे रखा, 10 डेज ये टाइम दे रखा, ये फॉर सी साल। तो ये फॉर सी साल प्लस टाइम होने की वजह से इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरेंगे, यानी कि हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सीमा के साथ क्या आएगा, हैज का प्रयोग होगा, हैज बीन राइटिंग। तो इस तरह से सामान्य से नियम हैं, उनको आप लोग याद कर लें, और जो एक्सरसाइज दे रखी है हमारी किताबों में उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की आने वाली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम सही कर सकते हैं। तो आज हमारा यह है प्रेजेंट टेंस का चारों सेट है, चारों फॉर्म है, वे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डे आई विल टीच यू अबाउट पास्ट टेंस।